Hello guys, welcome to my channel. I'm Priyanka Kumari. Today I'm going to discuss about talent and knowledge management. काफ़ी सारे लोग इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि टैलेंट और नॉलेज दोनों सेम होता है. नो गाइस, टैलेंट एंड नॉलेज दोनों बहुत एक अलग अलग टर्म्स हैं जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इसको आप एंड तक देखिएगा पूरे वीडियो को. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. चलिए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट क्या होता है? सबको मालूम है टैलेंट क्या होता है. हैविंग अ गुड टैलेंट इज व्हेन one has a good skills, knowledge, abilities and the potential to do well. It is called the talent management. talent management क्या होता है? एक मतलब हु हैज़ अ, जिसके पास एक अच्छी स्किल्स हो, नॉलेज हो, एबिलिटीज़ हो और पोटेंशियल हो, उसे कहते हैं हम टैलेंट. अकॉर्डिंग टू मैकेंजी ने क्या बताया है कि टैलेंट इज द सम ऑफ अ पर्सन एबिलिटीज, his or her intrinsic goods, skills, knowledge, experiences, intelligence, judgment, attitude, character, drive, and his or her ability to learn and grow. मैकेंजी ने क्या बताया है कि टैलेंट एक सम है पर्सन की एबिलिटीज़ का, उसके इंट्रिंसिक गिफ्ट्स का, स्किल्स का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, इंटेलिजेंस का, उसकी जजमेंट, एटीट्यूड, कैरेक्टर, ड्राइव और उसकी एबिलिटीज़ का जो उसे लर्न एंड ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं. एंड नाउ विच इज़ टैलेंट मैनेजमेंट. क्या होता है इसका मीनिंग? अच्छे से हम इसको पढ़ लेते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है. इट रिफर्स टू द एंटिसिपेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू द टाइम, देन सेटिंग अ प्लान टू मीट दोज नीड्स. इसको हम बहुत आज ईजी वे में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है. इसको आज हम टैलेंट मैनेजमेंट को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी जो पोटेंशियल एम्प्लॉय हमें मिलता है या फिर इंटर्न जो मिलता है, जो भी होते हैं, उसे हम किस तरीके से नर्चर करना चाहते हैं ताकि वो एक लीडर बन सके. दिस इज कॉल्ड दी टैलेंट मैनेजमेंट. और यही एप्लीकेबल होता है कंपनी के अंदर भी. अगर हम कंपनी के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले तो हमें डिफाइन करना होगा कि हमारे कंपनी के लिए टैलेंट मैनेजमेंट है क्या. देन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दैट 61 ऑर्गेनाइजेशंस हैव टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स. एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर रखना ज़रूरी होता है, तभी उसे प्रमोशंस और प्रॉफिट्स मिल सकते हैं. एंड देन वो आपकी कंपनी के लिए भी काम करे और आपको भी फ़ायदा पहुंचाए. यहाँ ये कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखना होता है, जैसे कि टैलेंट किस पॉइंट पे फिक्स कर रहा है, किस डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट काम कर सकता है, वो सिंगल हैंडेड वर्क ज़्यादा बेटर करता है या फिर टीम वर्क ज़्यादा बेटर करता है. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा. और किस सेक्टर के अंदर किस पर्सन को एम्प्लॉय करना चाहिए, ये सब भी जो है टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है. एंड विच टैलेंट मैनेजमेंट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इज मैनेजिंग द एबिलिटी, competency and power of employees within an organization. I hope it is clear for you. Then everything that is done to recruit, retain, develop, reward and make people perform is a part of talent management. I hope आपको टैलेंट मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम अपनी. हाँ, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे समझना कि क्या होता है टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस. फर्स्ट वन इज वर्कफोर्स प्लानिंग. ये जो टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है ये इसी तरह से चलता है. इसके 8 प्रोसेस होते हैं ये, जो कि जिसका फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा वर्कफोर्स प्लानिंग. वर्कफोर्स प्लानिंग में क्या होता है, एक सेट ऑफ बिजनेस होता है जो प्रोसेस करता है फॉर एनालाइजिंग द सप्लाई ऑफ डिमांड
एनालाइज करता है सप्लाई और डिमांड को ऑफ टैलेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ये हाउ डिड सप्लाई एंड डिमांड माइट चेंज, किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड जो है वो चेंज होता रहता है। सो जो ये आपका वर्कफोर्स प्लानिंग होता है वो इनेबल करता है विच इज़ एविडेंस बेस्ड वर्कफोर्स डेवलप स्ट्रैटेजीज। ये क्या करता है, ये बेस्ड होता है वर्कफोर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज पे। सो पहले ये क्या इसमें क्या होता है वर्कफोर्स प्लानिंग में कि ये सेट ऑफ बिजनेस होता है जो कि एनालाइज करता है सप्लाई एंड डिमांड्स को टैलेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन सेकेंड वन इज रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग में क्या होता है, लाइक टैलेंट मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू रिक्रूट, हायर, रिटेन and develop the most talented and superior employees available in the job market। क्या मतलब है इसका कि जो टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कमिटमेंट किससे होती है, जो रिक्रूट करना, हायर करना, रिटेन करना, डेवलप करना टैलेंटेड एंड सुपीरियर एम्प्लॉयज़ को जो कि जॉब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो द टैलेंट मैनेजमेंट जो होता है यूजफुल टर्म होता है व्हेन इट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू हायर, मैनेज, डेवलप एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। तो सेकेंड पार्ट क्या आता है वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद, रिक्रूटिंग, जहाँ पे क्या होता है हायर किया जाता है, मैनेज, डेवलप एंड रिटेन किया जाता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को। देन थर्ड वन इज ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग में क्या होता है, इट इज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग द टैलेंट गैप्स एंड वैकेंट पोजीशंस। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है टैलेंट गैप्स को, जो भी मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गैप है टैलेंट का, या फिर जो कोई भी वैकेंट पोजीशन है, सोर्सिंग फॉर एंड ऑनबोर्डिंग द सुटेबल कैंडिडेट। देन उसको ऑनबोर्ड करता है फॉर द सुटेबल कैंडिडेट के लिए एंड ग्रोइंग देम विद इन द सिस्टम एंड डेवलपिंग नीडेड स्किल्स। जैसा भी मतलब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको ग्रो करता है एंड डेवलप करता है, जो भी स्किल्स की नीड की ज़रूरत होती है वहाँ पे नीडेड स्किल्स होती है उसको डेवलप करता है एंड ट्रेनिंग फॉर दी एक्सपर्टीज विद अ फ्यूचर फोकस। उसको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है फॉर फ्यूचर फोकस के लिए, फ्यूचर के लिए, एंड इफेक्टिवली इंगेजिंग एंड रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। उसको जो है इफेक्टिवली उसको इंगेज रखता है एंड रिटेन कराता है, मोटिवेट कराता है टू अचीव द लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। ये होता है आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो कि रिक्रूटमेंट के बाद आता है। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ये जो होता है आपका एक टैलेंट मैनेजमेंट का जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है विच आइडेंटिफाई दी वैकेंट पोजीशन, हायरिंग द सुटेबल पर्सन। जो कोई भी वैकेंट पोजीशन होती है वहाँ पे हायर करता है एक सुटेबल पर्सन को एंड उसकी स्किल्स को डेवलप करता है एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन टू मैच द पोजीशंस एंड रिटेनिंग हिम टू अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ पे उसको एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराता है जो भी उसकी पोजीशन से मैच करती हो एंड रिटेन कराता है एंड उससे अचीव लॉन्ग टर्म दी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो है ना वो एक 4 वेज होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एवेल्युएट करने के लिए। लाइक कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज रिसोर्स, सेकेंड इज टैलेंट मैनेजमेंट, थर्ड वन इज रिवॉर्डिंग सिस्टम एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। रिसोर्स में क्या होता है, किस तरह का रिसोर्स यूज़ करना है या यूज़ कराना है, किस तरह का रिसोर्स अवेलेबल कराना है ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो मैंने बताया आपको टैलेंट मैनेजमेंट, लाइक जैसे कि सही वे से कंट्रोल कर सके एंड सही तरीके से पोटेंशलाइज कर सके अपने एम्प्लॉय को। देन थर्ड वन जो मैंने बताया आपको रिवॉर्डिंग सिस्टम, हाउ टू गिव रिवॉर्ड एंड एम्प्लॉय। सो ये भी हमें समझना चाहिए कि किस तरह से उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। देन आफ्टर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, लाइक उनकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को किस तरह से देखना चाहिए और उसे किस तरह से हमें एवेल्युएट करना चाहिए। तो ये हमारा होता है परफॉर्मेंस
मैनेजमेंट जो कि ऑनबोर्डिंग के बाद आता है. नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट विच इज़ आर फिफ्थ टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस. इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है टैलेंट के गैप्स को ये भी एंड वैकेंट पोजीशंस को भी, एंड सोर्सिंग फॉर ऑनबोर्डिंग दी सुटेबल कैंडिडेट्स. उनको ऑनबोर्ड करने उसमें भी ये ऑनबोर्ड करता है सुटेबल कैंडिडेट्स को, आगे के जो आगे और बढ़ जाते हैं एम्प्लॉयज़. देन ग्रोइंग दैम विद इन दी सिस्टम एंड डेवलपिंग नीडेड स्किल्स. उन्हें ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है एंड डेवलप करता है उनकी नीडेड स्किल्स. ट्रेनिंग फॉर एक्सपर्टीज विद इन अ फ्यूचर फोकस एंड effectively engaging, retaining and motivating them to achieve long term business goals. उनको मतलब कि हमने ऑनबोर्डिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी ये चीज़ पढ़ी कि उन्हें जो है वो इंगेज, रिटेन एंड मोटिवेट करता है टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्म सपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, ट्रेनिंग के थ्रू हो रहा है. उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उनको जो है वो रिटेन एंड मोटिवेट कर रहे हैं टू अचीव द लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स के लिए. देन आफ्टर हमारे पास एक टर्म आता है विच इज़ सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, फिर भी हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से सुनिएगा गाइस, क्या होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यू डेवलपिंग लीडर्स पुराने लीडर्स को रिप्लेस करते हैं और उनका पावर लेते हैं. जो पुराने लीडर्स जब रिटायर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या उनकी पोस्ट को या वो अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ देते हैं, तो उस केस में वहाँ ये एक सीट खाली हो जाती है, वहाँ पे वैकेंसी आ जाती है. सो उस वैकेंट सीट पे एक एडमायरेबल पर्सन या फिर नया लीडर आता है, और इस प्रोसेस को जो है हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं. जो ये सक्सेशन प्लानिंग होती है वो 2 वेज में होती है, या तो इंटरनल प्रमोशंस किए जाते हैं या एक्सटर्नली हायर किया जाता है. इंटरनल प्रमोशंस क्या होता है कि कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ को जो है प्रमोशन दे देना. देन आफ्टर उसमें एक्सटर्नली हायर मतलब बाहर से रिक्रूटमेंट करना, बाहर से कोई एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर लाना, विच इज़ दी सक्सेशन प्लानिंग. ट्रेनिंग के बाद ये आता है कि अगर किसी ने कोई कंपनी हमारी छोड़ दिया, उसको कुछ हो गया, तो उस केस में फिर ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं. 7th विच इज़ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या होता है, एक ये जो है क्रिटिकल पार्ट होता है टैलेंट मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशंस का. क्या होता है, इट यूजेस फाइनेंशियली एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट रिक्रूट्स, रिड्यूस टर्नओवर, परफॉर्मेंस एंड बूस्ट एम्प्लॉय इंगेजमेंट. इसमें क्या होता है कि अपने जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें फाइनेंशियली और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स से अट्रैक्ट किया जाता है. जैसे कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ, फ्री एंड डिस्काउंटिंग पार्किंग, जिम मेंबरशिप्स, डिस्काउंट्स, मेंटरिंग प्रोग्राम्स, ट्यूशंस, असिस्टेंस एंड चाइल्ड केयर्स. सो इन सब के बेनिफिट्स मतलब कि एम्प्लॉय को दिखाए जाते हैं ताकि वो बूस्टअप रहें फॉर द एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल स्किल्स गैप एनालिसिस, विच इज़ ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, businesses used to determine whether employee can complete their assigned task accurately and without difficulty. तो इसमें क्या होता है, बिजनेसेस जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं अपने जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपने टास्क जो भी उसको असाइन किया गया है वो कंप्लीट कर रहे हैं एक्यूरेटली और वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के. And during a skill gap analysis, businesses identify the various skills that an employee needs to fulfill his duties. इस स्किल गैप के एनालिसिस में जब इसका हम एनालिसिस करते हैं कि किसी में कोई मतलब गैप तो नहीं है स्किल्स का, सो उस बिजनेसेस में आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस स्किल्स को एम्प्लॉय की जो भी एम्प्लॉय की नीड होती है उसको फुलफिल किया जाता है थ्रू हिज ड्यूटीज़. सो ये था हमारा टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस. होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अभी हमने इतना टैलेंट पढ़ा है, टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ा है, मीनिंग पढ़ा है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। लाइक राइट पर्सन इन दी राइट जॉब। टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो राइट पर्सन होता है उसे राइट जॉब प्रोवाइड कराई जाए, जैसा उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है उसको उसके थ्रू जो है उसका वर्क दिया जाए एंड उसकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया जाए फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। देन रिटेनिंग दी टॉप टैलेंट, जो भी जिसका भी कोई टॉप टैलेंट हो तो उसको रिटेन किया जाए। बेटर हायरिंग बेटर होनी चाहिए जिससे हमारी कंपनी के अंदर एक अच्छा टैलेंट आ सके। अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेटर, एम्प्लॉयज़ की जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। बेटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिसीजंस जो है वो बेटर होने चाहिए ताकि कोई भी मतलब कि जो टैलेंट है वो अच्छे से एक्वायर और रिटेन हो सके। नेक्स्ट वन इज नॉलेज मैनेजमेंट। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। जो हमने टैलेंट मैनेजमेंट वहाँ पे समझा था, टैलेंट मैनेजमेंट वहाँ पे क्या था, लाइक गुड टैलेंट मैनेजमेंट इज वन हैज़ गुड स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड पोटेंशियल टू डू वेल। अब यहाँ पे है कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। नॉलेज मैनेजमेंट विच इज़ नोइंग अबाउट थिंग्स और हैंडलिंग जनरल और हैविंग जनरल इंफॉर्मेशन, आइडिया एट्सेट्रा, विच मीन्स कि नॉलेज में क्या होता है कि हमारे पास हम जानते हो चीज़ों को एंड उसकी हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन और आइडिया हो, ये होता है नॉलेज। विच इज़ द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस और एडुकेशन। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो कोई भी जैसे कि फैक्ट्स वगैरह होते हैं और इन्फॉर्मेशंस होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो एक्वायर कराई जाती हैं थ्रू द एक्सपीरियंसेस और द एडुकेशन। सो ये हमारा जो होता है नॉलेज मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे क्या है पढ़ लेते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसका एक चार्ट है जहाँ पे क्या होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा। हम नॉलेज को इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। कोई भी नॉलेज होगी वो डेटा से इंफॉर्मेशन बनेगी, देन इंफॉर्मेशन से जो है वो नॉलेज बन जाती है। ये होता है हमारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। यहाँ पे हम और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। इसको हम और आगे अभी डिफाइन करेंगे। इसके 6 जो ये पार्ट्स हैं, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब को जो है हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे इन्हें। पहले हम पढ़ लेते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। नॉलेज मैनेजमेंट इज दी refers to a multidisciplinary approach to achieve organizational objectives by making the best use of knowledge। ये क्या होता है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जो कि टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द नॉलेज, बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द नॉलेज। हम इसको एक बहुत इजी टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइक किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्क से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो और किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए अपने काम से रिलेटेड, और उस इंफॉर्मेशन को किस किस को प्रोवाइड करना है, कितनी अथॉरिटी देनी है, इसे जो है हम नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। लाइक जैसे कि लेबर्स का जो जैसे कि जिसका जो वर्क है उसे उस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए कंपनी में। लाइक जैसे कि जो सीईओ के पास नॉलेज है वो किसी लेबर या एम्प्लॉय के पास तो नहीं होगी। अगर एम्प्लॉय या नॉलेज उसके पास होगी, एम्प्लॉय के पास नॉलेज होगी सीईओ के लेवल की, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। जिसके पास जिसकी जितनी जॉब है उसके पास उतनी ही नॉलेज होती है। लाइक जैसे कि लेबर्स का जो वर्क है प्रोडक्शन करना, तो उसे उसके वर्क की इंफॉर्मेशन देनी है, उसको जो है सिर्फ उसके वर्क की इंफॉर्मेशन देनी है। लाइक जैसे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसको क्या है सेल्स की इंफॉर्मेशन देनी है। लाइक किस किस मार्केट में जाना है, मार्केट का टेस्ट कैसा है उस मार्केट का, एंड उस मार्केट का बिहेवियर पैटर्न कैसा है,
उसका कल्चर कैसा है, उसका बाइंग पावर कैसा है, ये सब जो है उसे देखना होता है। जैसे कि हम जहाँ से कहीं से भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसका मतलब कि हमें देखना होता है कि वहाँ का एक्सपेंस प्राइस कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वहाँ का चार्ज ज़्यादा तो नहीं है या वहाँ का चार्ज कम तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेस। सो ये सारी नॉलेज भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में रखनी पड़ती हैं। सो ये क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट होता है। And it focuses on the process such as acquiring, creating and sharing knowledge and cultural and technical foundations that support them. Hope you understand. एंड थर्ड ये भी पॉइंट हम रीड कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि राइट पीपल, जो उसका जिस इंसान का जो भी वर्क है उसे उसकी जॉब का पता होना चाहिए, उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इज टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम टू इनेबल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेकिंग which enables services providers to be more efficient and improve the quality of service delivered. हाँ, यहाँ पे क्या जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल। ये क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल है। यहाँ पे क्रिएट, कैप्चर, रिफाइन, स्टोर, मैनेज, डिसेमिनेट एंड नॉलेज। नॉलेज से स्टार्ट होके नॉलेज पे ही ख़त्म हो जाता है ये साइकिल। तो इस साइकिल को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या होता है ये, फर्स्ट वन इज क्रिएट। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है नॉलेज को थ्रू दी न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अलग अलग नए नए तरीक़ों से काम करने को, नए नए थिंग्स को करने में जो है वो क्रिएट करता है नॉलेज को। देन आफ्टर आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करता है एंड कैप्चर करता है न्यू नॉलेज को। देन आफ्टर प्लेस नॉलेज इनटू कॉन्टेक्स्ट सो इट इज़ यूजेबल। उसको देन प्लेस करता है ताकि वो उस नॉलेज का यूज़ हो सके जो हमने क्रिएट करी है। देन स्टोर नॉलेज इन रिपोजिटरी। देन उसे स्टोर करता है काफ़ी अच्छी मतलब रिपोजिटरी इन मे बी स्टोर्ड इन अ वैल्यूएबल प्लेस। देन रिव्यूज़ फॉर एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस, एंड उसकी एक्यूरेसी के रिव्यूज़ देखना। देन मेक्स नॉलेज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स टू एनीवन। देन उस नॉलेज को जो हमने क्रिएट करी है देन उसको इस तरह से रखना, मेक्स नॉलेज अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल रखना ताकि उसका यूज़ कोई भी किसी भी टाइम कर सके। सो ये होता है नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल। इससे हम प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस टू यूजर्स। इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू यूजर्स, यूजर्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। सॉरी गाइस। देन पॉइंट है क्या है, इम्प्रूव यूजर सेटिस्फैक्शन, यूजर सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करना। देन इंक्रीज करना अडॉप्शन ऑफ सेल्फ सर्विस की अडॉप्शन को भी इंक्रीज करना। हायर फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन रेट्स को भी हायर करना। देन रिड्यूस टाइम टू डायग्नोस इंसिडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। देन क्या होगा, जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी, जब हमारे पास चीज़ों की नॉलेज है तो हम उसे क्या करेंगे, उस टाइम जो भी हम डायग्नोस का जो टाइम होता है, चीज़ों को समझने का जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट्स कम हो जाएगी। देन प्रॉब्लम्स भी कम होंगी जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज होगी तो। देन रिडक्शन इन ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट, ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट का टाइम भी रिडक्शन हो जाएगा उसमें भी। देन फास्टर एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड चेंज सर्विसेज। देन चीज़ें जो होंगी न्यू वो भी हम अच्छे से फास्टर अडॉप्ट कर लेंगे और अपनी सर्विसेज में चेंजेस भी ले आएंगे। इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग बिजनेस डिमांड्स, रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगा टू चेंजिंग, जो भी बिजनेस की डिमांड्स है वो चेंज हो रही होंगी तो। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है टैलेंट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट में। यहाँ हमने पूरा अभी यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट का जो मीनिंग पढ़ा था, अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं।
इसमें क्या डिफरेंस होता है, आइए रीड करते हैं इसे। टैलेंट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशन टुडे। आज के टाइम पे ये पॉपुलर है ऑर्गेनाइजेशंस में। दे लुक सिमिलर बिकॉज दे यूज ऑफ द वर्ड्स टैलेंट एंड नॉलेजमेंट। ये दोनों सिमिलर लगते हैं वर्ड्स टैलेंट एंड नॉलेजमेंट, विच इज़ वाई पीपल आर कन्फ्यूज अबाउट देम। इसलिए पीपल जो है ये कन्फ्यूज रहते हैं इन दोनों वर्ड्स में। टैलेंट मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई। टैलेंट मैनेजमेंट एक सेट होता है एक्टिविटीज़ का जो कि डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड हायर द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट एंड रिटेन द टैलेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस एज कंपनीज। विच मीन्स ये डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना एंड हायर करना बेस्ट अवेलेबल टैलेंट एंड रिटेन द टैलेंट को रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज कंपनीज बिलीव दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस इज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर टैलेंट। अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉयज़ की तो सुपीरियर रिजल्ट भी तो दिखेगा हमें अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है HR के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जो HR मैनेजर्स के जो मेन की टास्क क्या होता है उसका, HR मैनेजर का जो है उसे क्या करना होता है, फाइंड करना होता है एक टैलेंटेड एम्प्लॉय। मेन HR का जो काम होता है उसका मेन यही टास्क होता है कि उसको एक फाइंड करना होता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, जहाँ पे वो रिटेन कर सके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को एंड एक्वायर कर सके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है गाइस। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसे क्लियर करूँगी, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इस स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैंने इसे बहुत कंसाइज एंड ब्रीफ वे में समझाने की कोशिश करी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।